गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। चलिए हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम सारे एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे थे भाई। कुछ कुछ मैंने आपको डिटेल बताई थी, किसके बारे में बताई थी कि भाई आपके कौन से एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होने हैं, कौन से एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होने कैसे हैं। ठीक है, कंपनी एक्ट क्या कहता है, आपके अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वाइल फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जिससे आपके डिसअलाउंसेस ना हो। डिसअलाउंसेस क्या होते हैं बच्चे, कि आपने जो एक्सपेंसेस एक्चुअल में किए हैं लेकिन आपका जो सीए है वो उनको डिसअलाउ कर देगा। उसके बेसिस क्या क्या हो सकते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है जी। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फेज में स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो इनकम टैक्स का पोर्शन था वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी पर बेटा अगर आपके पास लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन लगता है। सिर्फ लैंड है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो हमारा फिक्स एसेट्स का पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट के बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। बोरोइंग कॉस्ट के बारे में हमने फिक्स एसेट के रिस्पेक्ट में, बोरोइंग कॉस्ट के बारे में हमने फिक्स एसेट के रिस्पेक्ट में भी चर्चा की हुई है कि भाई बेटा आपको तो सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट को हमेशा क्या करना होता है, आपको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना होता है। जनरल वाउचर उसका बन जाता है सीधा, और उसको क्या कर दीजिए आप पीएनएल में चार्ज कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट मतलब आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट। लेकिन अगर आपने कोई लोन ऐसा ले रखा है जो स्पेसिफिकली किसी प्लांट एंड मशीनरी के कंस्ट्रक्शन में या फिर कि भाई वो आपका असेंबल हो रहा है, उस केस में आपको, उस केस में आपने कोई स्पेसिफिक लोन लिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। इस बारे में हमने बात की है, सबको याद है। जैसे आप सबको पता होगा कि जैसे व्हीकल वगैरह का लोन होता है, तो जहां से आप कंपनी वगैरह से परचेसिंग करते हो कार वगैरह को या व्हीकल, किसी भी टू व्हीलर को, फोर व्हीलर को, कुछ भी, तो वो ही आपको अलॉट करवा देते हैं, वो आपका स्पेशल व्हीकल लोन होता है। ऐसे ही लोन में टाइप होता है भाई कि आपने लोन किस पर्पज के लिए ले रहे हो आप। ठीक है, अगर लोन आपका सम स्पेसिफिक, दैट स्पेसिफिक पर्पज जो है वो आपका है बिल्डिंग, या फिर आप ये कह सकते हो क्रिएटिंग अ प्लांट एंड मशीनरी, या फिर आपका बिल्डिंग, या फिर आपका कोई भी व्हीकल, आप क्या कर रहे हो, और जो जो ये चीजें बन रही है ना, ये उनका टाइम जो है वो 1 साल से ऊपर लगेगा उनको बनने में। 1 साल से ऊपर लगना चाहिए, ये एक कंडीशन है, ये हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो आपने जो लोन लिया है ना उसको डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में डाल दो। ठीक है, लोन का इंस्टॉलमेंट भी और इंटरेस्ट भी दोनों। लेकिन अगर आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर कोई व्हीकल या सॉफ्टवेयर या कुछ भी क्रिएट करना, क्रिएशन टाइम जो है वो 1 साल से ज्यादा है, और आपने कोई लोन लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो बेटा हमेशा कैपिटलाइज होगी। करेक्ट मैम, करेक्ट। अब उनका काम है ही नहीं प्रॉफिट कमाना, तो हम उनके उनके हिसाब से, और ये जो हम अभी इसमें जो बात कर रहे हैं करंट सिनेरियो में, वो दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। यस, समझ यस, पा रहे यस। हैं आप। यस मैम, यस मैम। तो फिर ये हमारा बेटा बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। जो आप बोल रहे हो ना कि आप बीच बीच में बताते जाना, बीच बीच में कुछ ऐसा बताया जा नहीं सकता, नहीं तो मैं जरूर बताती। मैं यस, यस, आपको यस फिर से मैम। बोलती हूँ, ये हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो सोशली इन्फ्लुएंस होती हैं, रिलीजियसली इन्फ्लुएंस होती हैं, और उनके लिए ट्रस्ट काम करता है जो इनकम टैक्स एक्ट 12 AA में काम करता है। यस, यस। वो स्पेसिफिक पोर्शन है पूरा, कि अगर आपने 3 साल भी आपने अगर प्रॉफिट कमा, मतलब कंट्रीब्यूशन आया है आपके पास, तब भी आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे अगर आप कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स फॉलो करते हो। ऐसे ही कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो नॉर्मल कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं, बट स्पेसिफिकली एनजीओ पे एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि ओके, उनका ओके मैम, नोट। मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको रिलेट करवा नहीं सकती, नहीं तो मैं जरूर करवाती। ठीक है जी। नो इशू, नो इशू मैडम। ओके, चलो हम आ जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेटा हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 32 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, एक एक ऐसा तरीका जिससे कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब फाइनलाइज कर रहे होते हो, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कि जैसे आप रोड पे चलते हो तो आपको पता है कि ऑलवेज गो लेफ्ट, है ना। हमको पता होता है कि हमेशा हमको लेफ्ट चलना है, तो उससे हमारे क्या होते हैं, कोई भी कंजेशन नहीं होता है, कोई ट्रैफिक नहीं लगता है, और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर क्लियर चलती जाती हैं। ऐसे ही जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो कंपनीज एक्ट में आपको आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करवाए हैं। आपको उनकी लिस्ट जो है वो एमसीए से भी मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जहां पर आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे होते हो या बना रहे होते हो, जो भी है।
तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके जो भी हमारे लिए रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सारे कवर करेंगे। हमने कुछ ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, उनको छोड़ते चलेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम आ रहे हैं बेटा, देखो जी हमारे सामने जो खुला हुआ है ना, आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हुए हैं, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपके पास ऑलरेडी मैंने डेटा आपको शेयर कर दिया है, जहां पर आपके सामने ये बैलेंस शीट दिख रही है, उसके बाद ये पीएनएल दिख रहा है, इसके साथ में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रही है, अर्निंग पर शेयर, इसके बारे में बात करेंगे। 21, 22, 21 के बारे में बात नहीं करेंगे हम। 21 है हमारा, वो होता है क्या, जब कंपनी अमेलगमेट होती है, नहीं अमेलगमेशन होता है इसमें 14 में, ये होती है कंपनी जब कंसोलिडेट होती है तो 22 काम करता है, नहीं 22 आता है डिफर्ड टैक्स एसेट, यस। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी। तो अभी हम चार को अपने दिमाग में रखें कि हमारी अगली, आज की क्लास हमारी खत्म होने वाली है, अगली दो क्लासेस या एक क्लास में, अगली क्लास में मेरे हिसाब से ये चार चार तक हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके आगे 22 के आगे हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, अगली अगली क्लास में हम इन Okay. तीनों के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, अर्निंग पर शेयर। चलिए हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है, सब्सिडी। तो सब्सिडी बेटा कई टाइप की हो सकती है, आपको प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए सब्सिडी मिल सकती है, आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहां पे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, तो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर आपको सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली सपोर्ट टू मेंटेन, तो आपके प्रॉफिट के लिए आपको सब्सिडी मिल सकती है। आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, आपने सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कि भाई यहाँ पे आपको बिल्डिंग वगैरह जो है उसको बनाने के लिए आपको सब्सिडी मिली है। चौथी आपको हो सकती है कि आप कुछ सेल कर रहे हो, जो भी आप सेल कर रहे हो उसकी यूनिट कॉस्ट में वो सब्सिडी देगी। तो आपको चार टाइप की से सब्सिडी मिल सकती है जी। प्रेफरेंस में क्या होता है बेटा, उसके आगे रेट लगा होता है 12% प्रेफरेंस इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी आपकी नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू को समझते हो ना प्रदीप जी, नॉमिनल वैल्यू समझते हो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है। फेस वैल्यू को कहेंगे मैम। हाँ, आप नॉमिनल वैल्यू कह लो, फेस वैल्यू कह लो, ठीक है। तो जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी उसका 12% ही इनको प्रॉफिट मिलेगा, इससे ज्यादा इनको नहीं मिलेगा। तो जब भी प्रॉफिट होगा ना, इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, हाउ मच दे विल गेट, अप टू 12% ओनली, अप टू 12% ऑफ फेस वैल्यू। ये बेसिक नेचर है प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स भी होते हैं उसमें भी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं डिवेंचर्स में, एक टाइप है स्पेसिफिक। और प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी आपके स्पेसिफिकली कन्वर्ट हो सकते हैं डिवेंचर्स में। तो जब वो उनके शेयर इशू होते हैं ना, जब भी शेयर इशू होते हैं तब स्पेसिफिकली बताया जाता है कि भाई ये कन्वर्टेबल है काय में, कन्वर्टेबल टू डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है भाई, डिवेंचर्स का मतलब होता है लोन कैपिटल। तो मैंने ऐसा आपको जी। बोला ना कि बेटा अगर उन्होंने बोला है कि एक बार पैसा आ गया है वो वापस नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका वो इन्वेस्टर तो है, लेकिन लेकिन वो कौन से टाइप का इन्वेस्टर है पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। आपकी मैनेजमेंट आपको बताएगी कि ये आपका, इसने आपकी कुछ इक्विटी परचेज करी है, या डिवेंचर उसके इशू होंगे, या प्रेफरेंस में पार्टिसिपेट करेगा, या फिर उसने लोन दिया है, वो क्या है। तो उसने बोला भाई, मैनेजमेंट ने आपको एक बात बताई कि ये पैसा रिफंड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये इन्वेस्टर है ये ब्लॉक कर दिया है इसका पैसा, लेकिन आपने जो अकाउंटिंग एंट्री पास करी है वो गलत है, क्योंकि पहले क्लैरिफिकेशन लो कि वो इन्वेस्टर है तो वो उसको कौन से टाइप की कैपिटल इशू हो रही है। हेलो, हाँ मैम, हाँ हाँ। है ना, इसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और ये उन्होंने टेम्पररी डलवा दिया है, अभी वो उसका आगे आपको जरूर बताएंगे कि वो ऐसा कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। हाँ, वो उन्होंने यही बताया था कि अभी टेम्पररी बेस में तो इस तरीके से एंट्री दिखा दो। हाँ, वो उन्होंने सिर्फ टेम्पररी रखा है,
वो भी आपको बताएंगे। जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक हम आप क्लेरिफिकेशन जब तक आपके पास होएगी नहीं तब तक हम अकाउंटिंग एंट्री आपको बता नहीं सकते। या स्पेसिफिक नेचर वो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी कि वो एक्चुअल में है क्या। जब वो नेचर डिसाइड कर लेगी ना तब आप मुझे बताना, तब मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगी ये करना क्या है। ठीक है? ओके मैम। ठीक है बेटा, गुड नाइट, बाय।